आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर 3 है क्लास 10th का। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है, बहुपद एक व्यंजक होता है जिसमें जो है कई सारे पद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है आपका बहुपद है। या 5x प्लस 7 बराबर ये 7, ये क्या है आपका बहुपद है। लेकिन अब इसी बहुपद को अगर हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दें और बराबर चिन्ह के बाद हम कुछ भी यहाँ लिख दें, मान लीजिए कोई व्यंजक ही लिख दें या 2x लिख दिया, ठीक है, तो बराबर चिन्ह के साथ हमने दो व्यंजकों को जोड़ दिया, ये हो गया, इसे हम कहते हैं समीकरण। बहुपद में बराबर चिन्ह के साथ जोड़ा नहीं जाता था, बराबर चिन्ह वहाँ लगता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे समीकरण में क्या होता है, दो व्यंजक होते हैं जिन्हें हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या है, समीकरण है। जैसे ये है 5x प्लस 7 बराबर 0, ये भी क्या है आपका समीकरण है। ठीक है, ये इसका गणितीय कथन है। लेकिन समीकरण को परिभाषित कैसे किया जाता है? समीकरण एक ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक है जो चर के कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमने एक इक्वेशन लिया 5x माइनस 10 बराबर 5, मान लीजिए हमने इक्वेशन ले लिया। तो हमने क्या कहा, समीकरण को कैसे परिभाषित किया जाता है कि ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक जो चर के कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होता है। जैसे कि ये एक व्यंजक है और दूसरा व्यंजक ये है, दोनों को एक बायां पक्ष है और एक दाहिने पक्ष में, दोनों व्यंजक हैं, इसको बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दिया गया, तो ये हो गया आपका समीकरण। अब ये जो है, इसमें जो चर होता है, ये चर के कुछ विशेष मानों के लिए ही ये सत्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने चर पे यहाँ पे रखा 2, x बराबर कितना रखा, 2 रखा, तो 10 जब हमने 2 रख दिया यहाँ पे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 बराबर 0। यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर नहीं है। अगर हम x बराबर 2 रख दे रहे हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे x बराबर अगर हम 3 रख दिए, x बराबर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। किस वैल्यू पे, x बराबर 3 वैल्यू पर। यानी कि हम जो इसमें जो चर होता है ये x के सभी मानों पे सत्य नहीं होता है, कुछ विशेष मानों पर ही ये सत्य होता है, इसे हम कहते हैं समीकरण। हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण में ऐसा समीकरण जिनमें उपस्थित जो चर होता है उसकी उच्चतम घात 1 हो। जैसे कि 7x प्लस 5 बराबर 2। ठीक है, इसमें देखिए जो चर है, चर की उच्चतम घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 2x प्लस 7 बराबर 0, ये भी क्या है आपका रैखिक समीकरण है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण, देखिए यहाँ पे एक ही चर है तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। दो चरों में रैखिक समीकरण जैसे कि 3x प्लस 5y बराबर 6, ये लिखा हुआ है। इसमें कितने चर हैं, एक यक्ष चर है और एक यक्ष चर है और एक वाई चर है। तो यानी कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं, तो इसे हम कहते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम a बराबर 2 रख दें और b बराबर 5 रख दें और c बराबर 3 रख दें, तो समीकरण आपको क्या बनेगा, 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी हम यहाँ पे ए बी सी का कोई मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ये होता है कि हम ए बी सी की जगह पे कुछ भी रखें, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या या वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्याएं रखें, तो ये आपका जो बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पे ए बी सी बराबर क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। रैखिक समीकरण जैसे हमने अभी सीखा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई आपने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे 5x प्लस 3
वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन आपने लिख लिया कि 7x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे भी एक रैखिक समीकरण और एक रैखिक समीकरण, अगर इन दोनों समीकरणों को हम साथ में लिख दें तो ये क्या हो गया, दो रैखिक समीकरण हो गया, यानी कि ये रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। दो रैखिक समीकरण को एक साथ लिख दीजिए तो इसको हम बोलेंगे दो रैखिक समीकरणों का युग्म। अब ये था आपकी बेसिक जानकारियाँ। अब हम रैखिक समीकरण को हल करने की विधि जो होती है उसे हम सीखेंगे। रैखिक समीकरण का युग्म को हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हल करने की दो विधियाँ होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक विलोपन विधि होती है। ठीक है, तो हम चलिए सीखते हैं इसके कैसे सॉल्व। पहली विधि है प्रतिस्थापन। पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे, इसमें एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे लगाते क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, कैसे इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण को। ये दोनों रैखिक समीकरण का युग्म है, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। ठीक है, देखिए हल करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो उपस्थित चर होते हैं उनका मान ज्ञात करना। यहाँ पे कौन कौन से चर हैं, x है और y है, यानी कि हम यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे दो समीकरण लिखा हुआ है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे कि हम एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल के दूसरे समीकरण में हम रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से रखते हैं, यहाँ से हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं y के पदों में, तो 3x बराबर क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस 4y, और x बराबर क्या होगा 10 माइनस 4y बटे 3। ये x का मान आ गया। अब x का मान जो आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो x का मान हम समीकरण 2 में चलिए रख देते हैं। तो 2 ये गुणांक पहले से है, x की जगह पे क्या रखेंगे हम 10 माइनस 4y अपान 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 का गुणा अंदर हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो माइनस 6y पूरे बटा 3 बराबर 2। यहाँ पे 8y और 6y जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 6 14y, और ये देखिए इधर चला जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा, पहले पूरा लिख लेते हैं 2 20 माइनस 14y, 3 का इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 14। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 बटे माइनस 14 बराबर 1, यानी कि y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब ये जो y का मान तो हमने निकाल लिया। अब ये जो y का मान आया है इसको हम किसी समीकरण में 1 रख देते हैं, या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख देते हैं।
ठीक है। तो y का मान चलिए समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, 2x है माइनस 2y है बराबर 2 है। ठीक है, इसमें हम y बराबर 1 रखेंगे तो 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2। तो 2x बराबर, ये देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, इधर जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो 2x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/2। तो x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाला। जो चर राशियाँ थी, x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम किसी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अभी हमने दिखाया कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो किसी एक इक्वेशन से x या y का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ निकाला x का मान y के पदों में निकाला समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया। अब इस जो हमने x का मान निकाला है y के पदों में, इसका हम किसी दूसरे जो दूसरा समीकरण दिया रहता है उसमें हम रखते हैं। जैसे दूसरा समीकरण यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो इसमें हमने x बराबर रख लिया। रख करने के बाद इसको रख के इनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी जो भी चर है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम जो भी, अब देखिए y का मान हमने यहाँ से निकाला, y का मान आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए सीखते हैं कि विलोपन विधि से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमने सीख लिया प्रतिस्थापन विधि। अब चलते हैं विलोपन विधि की तरफ। विलोपन विधि से हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम विलोपन विधि से सीखते हैं कि किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम यही दोनों इक्वेशन ले लेते हैं और इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, जो x और y होते हैं उनमें हम किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, पहला काम हमारा यही रहेगा कि उसमें उपस्थित किसी एक के गुणांक, किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, नीचे वाले में x का गुणांक 2 है, ऊपर वाले में y का गुणांक 4 है और नीचे y का गुणांक -2 है। ठीक है, तो हम किसी एक के गुणांक को हम जो भी आसानी से बराबर हो जाए उसे हम बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4, पहले वाले इक्वेशन में y का गुणांक 4 है, दूसरे वाले में 2 है, तो अगर हम दूसरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी गुणांक 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 इसको हम मान लेते हैं और ये है आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, हम गुणांक को बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। सबसे पहला काम हमारा ये है कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, दो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसमें भी बायां पक्ष में गुणा करेंगे तो दाहिने पक्ष में भी गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। 2 दूनी 4 x माइनस 2 दूनी 4 y बराबर 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है। तो इक्वेशन 1 और 3 में देखिए y का गुणांक बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 1 को इसके बगल में ही उतार लेते हैं। चलिए 3x प्लस 4y बराबर 10 है, इसको उतार लिया। ठीक है,
ये कौन सा इक्वेशन हमने उतारा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को विलोपन करना है। विलोपन का मतलब हम एक पद को गायब कर देंगे, विलोपित कर देंगे। ठीक है, तो हम देखिए अगर इक्वेशन 3 और 1 में हम दोनों को अगर हम जोड़ दिया जाए, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस वाई है और एक प्लस वाई है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा, इन लोगों को आसानी से समझने के लिए हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। देखिए ये 4x है माइनस 4y है और ये 3x है और प्लस 4y है बराबर 10 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे देखिए जोड़ लिया हमने, तो ये देखिए दोनों कट जाएगा और ये देखिए समान चिन्ह वाले हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 4 और 3 कितना आ गया, 7x आ गया बराबर कितना आया, 10 और 4 14। ठीक है, 14 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 14/7 बराबर कितना आ गया, 2। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं x बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा देखिए 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 10 लिखिए इसको, हाँ। 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6, 6 को इधर कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4y बराबर 4, या y बराबर आ जाएगा 4/4। y बराबर 4 और ये देखिए इधर गुणा में है तो भाग हो जाएगा 4/4, यानी कि y बराबर 1 आ गया। ठीक है, देखिए हमने दोनों विधियों से हमने x और y का मान निकाला है, दोनों विधियों से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाला हमने और विलोपन विधि से भी निकाला और दोनों का मान क्या आया, समान आया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जैसा कि हमने बताया कि किसी रैखिक समीकरण का जो ग्राफीय स्ट्रक्चर होता है, आलेखीय जो इसका रूप होता है, वो एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए जानते हैं इनकी प्रकृति की। जो रैखिक समीकरण का अगर युग्म दिया हुआ है तो इनके गुणांकों में और इनके हल और आलेखीय निरूपण में क्या संबंध होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण, और दूसरा रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यदि जो है मान लीजिए आपका कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा इक्वेशन ले लीजिए 4x प्लस 5y बराबर 3, 4x प्लस 5y। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए। तो अगर इन दोनों के गुणांक क्या है, यहाँ पे a1 बराबर क्या है, 2 है। पहले हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y
-5 बराबर 0, 4x + 5y -3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे A1 बराबर क्या है? A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 3 है, A2 बराबर 4 है, B1 बराबर 3 है और B2 बराबर है 5, C1 बराबर है -5 और C2 बराबर है -3। ठीक है, ये आपके गुणांक हो गए। तो देखिए अनुपात अगर इनका कर दिया जाए, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है और ये C1/C2 के भी बराबर नहीं है, तो दोनों जो इनका जो ग्राफीय स्ट्रक्चर होगा, इनका जो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका एक और केवल एक हल होता है, यानी कि x का भी एक ही मान आएगा और y का भी एक ही मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन ले लिया, 2x + 3y -5 बराबर 0 और है आपका 4x + 5y -3 बराबर 0। यहाँ से हमने देखिए A1/A2 निकाला, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, क्या आया यहाँ पे? 2/4 बराबर 2/4 है और 3/5 है और कितना है C1/C2? -5/-3। देखिए ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है और ये भी इसके बराबर नहीं है, यानी कि A1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि यहाँ पे तीनों के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो इनसे जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए इस तरह से जो ग्राफ अगर बना दिया जाए तो ऐसे इन दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे और इनमें उपस्थित जो चर होते हैं उनके मान जो है या एक ही मान आएगा, x का भी एक ही मान आएगा और y का भी केवल एक मान आएगा। ठीक है, दूसरा संबंध देखिए, यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर मान लीजिए कोई दो इक्वेशन ऐसे दिए हुए हों जिनके जो है अनुपात जो है बराबर हों, जिनके गुणांकों के अनुपात यदि बराबर हों, जैसे कि मान लीजिए तो कोई दो इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y + 5 बराबर 0, एक इक्वेशन ये ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं -3x -6y -10 बराबर 0। ठीक है, दो इक्वेशन हमने ले लिया। यहाँ से A1/A2, ये देखिए यहाँ पे A1 1 है और A2 यहाँ पे कितना है? -3 है। B1 कितना है? B1 यहाँ पे है 2 और B2 है -6 और C1 यहाँ पे 5 है और C2 कितना है? -10 है। ठीक है, तो देखिए तीनों बराबर है कि नहीं है? 2 1 कम 2 और 2 3 6, 5 1 कम 5 और 5 दूना 6, 5 दूना 10, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल चलिए लेते हैं। अगर यहाँ पे 15 हम कर देते हैं, 15, तो देखिए ये तीनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा -1/3 है और ये 2 1 कम 2, 2 3 6 बराबर -1/3। ठीक है, और 5 1 कम 1, 5 दूना 5 3 15, तो ये भी हो जाएगा -1/3 2। -1/3। ठीक है, देखिए तीनों अनुपात बराबर आ गए। तो यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे पे संपाती होंगी। जैसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ, सपोज दैट ऐसे ग्राफ है, तो दूसरा ग्राफ भी इसी पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे संपाती होंगी, मतलब दोनों एक ही रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है इसका ग्राफी स्ट्रक्चर ये होगा कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी और इसके अनंत हल होंगे। देखिए जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो ये कई बिंदुओं पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि इसके अनंत हल भी होंगे। ठीक है, तो x और y का जो है अनेक मान आएंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे इसके।
तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरे में क्या है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। देखिए समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती नहीं है, ठीक है। दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, यानी कि x और y का कोई भी उभयनिष्ठ मान नहीं होगा, यानी कि x और y का कोई भी मान हल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, x + 2y + 5 बराबर 0, -3x - 6y, जो पिछला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, चलिए वही ले लेते हैं, +1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा A1/A2 -1/3 बराबर, ये देखिए 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, ये भी -1/3 आएगा और ये जो है 1/5/1 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इसके कोई हल नहीं होंगे। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझा के और क्लियर करेंगे, अभी तो हमने इसको बस बेसिक बताया है। क्वेश्चन